नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टैट्स एंड क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का मॉडल सेट। ये सेट 1 है और ये बहुत गर्दा सेट है दोस्तों। और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन जो है टच करेंगे। मैं आपको टोटल 5 सेट कराऊंगा, जिसमें से 5 सेटों में से दोस्तों आपके 100% लड़ने की जो है गारंटी है। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो है क्या दोस्तों, पहला है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब दोनों नियम कौन होते हैं, देखिए दोस्तों, पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। वो कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे साथियों, काल्पनिक होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या होता है। एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाए एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू, यानी कि 3 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और इसमें इक्वेशन बना कर दिया है, क्या देखते हैं अगर इससे जांच कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो अब हमारा दोस्तों इसको हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं। तो देखिए यू और भी का एलसीएम नहीं कीजिएगा तो यू भी होगा, और यू से यू कट जाएगा तो भी ऊपर चला जाएगा, और फिर दोस्तों भी से भी कट जाएगा तो ऊपर यू चला जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए और रोकता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर, देखिए क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर होता है r/2। तो अगर अब मैं r बराबर पूछूं कि r बराबर क्या होगा, तो 2f। तो r इक्वल टू आपको कहीं 2f दिख रहा है दोस्तों, बी नंबर, आंसर नंबर क्या हो गया, बी। अब आप आगे कह रहा है कि किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक। दोस्तों आवर्धन का, यहाँ पूछ रहे आवर्धन का, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं क्या होता है कि m बराबर होता है, चलिए दोस्तों पहले आप इसको स्केच कर लीजिए। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है m बराबर, देखिए आप बताता हूँ, m बराबर जो होता है m बराबर v बटा यू। v बटा क्या होता है दोस्तों, u। और v मतलब प्रतिबिंब दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी, और दूरी की मात्रा मीटर, और फिर दूरी की मात्रा मीटर। जब मीटर मीटर से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो, कोई मात्रक नहीं होगा, यानी कि आवर्धन का मात्रक दोस्तों नहीं होता है, मात्रकहीन विमाहीन होता है। तो यहाँ पे लिखा है मात्रकहीन मात्रक विमीहीन, ठीक है, यानी आंसर नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, या नहीं होगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक जो है ना दोस्तों, वो अवतल लेंस का होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का। किसका होता है, अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद रखिएगा धनात्मक होता है, और समतल दर्पण का जो है वो अनंत होता है। समतल दर्पण का क्या होता है दोस्तों मेरे साथ ही, अनंत होता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे, ये 6 नंबर हमारा प्रश्न हो गया। अब है निर्वात की चाल कितनी होती है। तो निर्वात प्रकाश चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। या ये नहीं देगा तो क्या देगा, 3 लाख, क्या देगा दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात आगे देखते हैं दोस्तों, है क्या, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10⁻10 मीटर। कितना होता है, 10⁻10 मीटर। और इससे परमाणु की नाभि की त्रिज्या को मापते हैं। क्या सुना, परमाणु की नाभि की त्रिज्या को मापते हैं। अब है एक पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो परितारिका, या इंग्लिश में देगा इसको आपको आइरिस। क्या देगा दोस्तों, आइरिस, ठीक है। तो आप दोनों नाम याद रखेंगे, परितारिका या आइरिस। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वो नेत्र कौन सा दोष है। तो देखिए दोस्तों, निकट की वस्तु नहीं साफ दिखाई देगी, तो जो दोष होता है उसके अपोजिट वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे पाता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि, क्योंकि निकट का तो वस्तु साफ नहीं दिखता है, ठीक है, दूर का दिखता है। तो ये क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष। याद रखेंगे, निकट का नहीं दिखेगा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर का नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष। यानी कि जो दृष्टि दोष होता है वो दोष वो आपका दिखाई देता है, उसका अपोजिट दिखाई नहीं देता है।
अब है आगे, श्वेत रंग में कितने रंग को मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो है ना 7 रंगों के मेल से बना होता है। कौन कौन? तो दोस्तों याद रखेंगे, बैजानी हपी नाला। किस कौन कौन? बैजानी हपी नाला, मतलब बैजानी हपी नाला, ये ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, क्या सुना आपने? बैजानी हपी नाला। ठीक है, बैजानी हपी नाला। तो बैजानी का मतलब क्या हो गया? देखिए, बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, नाला मतलब नारंगी, ना मतलब लाल दोस्तों। और ये सभी रंग मिलकर श्वेत रंग बनता है। ठीक है, 7 रंग से। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो दोस्तों नीला रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। और कम किसका पूछेगा? तो लाल का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा दोस्तों ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर को किससे मापते हैं? तो विभवांतर, देखिए इसमें भी विभवांतर भी है और इसमें भी विभवांतर से क्या मापते हैं? ये वोल्ट मीटर मापता है। कौन मापता है? वोल्ट मीटर। अब आगे बात करते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो अच्छा चालक जो है ना चांदी होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब चालक का प्रतिरोध जो है साहब किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर है कि चालक का जो प्रतिरोध है वो तापक्रम घटाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तापक्रम घटाने से, तापक्रम बढ़ाने से नहीं दोस्तों। तो अब है क्या कि अगर तापक्रम बढ़ाइएगा, तापक्रम को अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जितना हाई होगा रेजिस्टेंस उतना भी हाई होगा दोस्तों। 16 का क्या होगा? बी हो जाएगा। अब है किसी धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर, सीधी धारावाही जो है सीधी परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का होगा दोस्तों। तो ये सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पे समान होता है। कोई भी धारावाही परिनालिका है तो वहाँ पे सभी बिंदुओं पर समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से निकलती है, मतलब किस ध्रुव से निकलती है? यहाँ पर ये सवाल है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव से क्या होती है? निकलती है। और जैसे मान ये चुंबक हो गया, ठीक है ना, मैग्नेट एन और एस, ये नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल की ओर जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल की जाएगी, और फिर अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ आती है। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर पूछा है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? ये बहुत गर्दा सवाल है, 12 का भी। ये इसका मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या सुना? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और बायोगैस ईंधन में का स्रोत कौन सा नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है वो कौन सा दोस्तों? नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, ये सब मतलब बायोकेमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, क्योंकि इससे ये खत्म हो जाए, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगी। डीजल का उपयोग किसमें करते हैं? तो भारी वाहन में किया जाता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण का हम लोग सौर कुकर के इस्तेमाल करते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? C12H22O11 होता है चीनी का। और ये जो आपको दिया है ना दोस्तों, ये किसका है? ग्लूकोज का, याद रखना ये ग्लूकोज का है। ठीक है, अब है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का योग, दोस्तों ऑक्सीकरण योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन जुड़ना जो है ना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। और अपचयन नहीं देगा तो ऑक्सीकरण देगा। क्या देगा? ऑक्सीकरण। अब आगे देखिए, AgCl प्लस एरोमार्क Cl2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा प्रोडक्ट था और ये दो छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट गया है। तो आपको ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो दोस्तों ये अपघटन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? अपघटन अभिक्रिया होगी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है यहाँ पर सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो श्वसन याद रखिएगा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि आप सांस लेते हैं, सांस को जब छोड़िएगा तो आप देखिएगा भाप भी निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह वहाँ पे भाप जो है वो हीटिंग होती है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकलती है। तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना होता है। कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, क्योंकि इसी के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय,
तो विलयन का रंग कैसा होगा? ना अम्लीय होगा ना क्षारीय। तो विलयन का रंग जो है वो कैसा होता है? तो आप याद रखें दोस्तों, बैंगनी होता है। बैंगनी केसेस में ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अब यहाँ पूछ रहे हैं क्षारीय ऑक्साइड कौन है? तो दोस्तों जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, मतलब धातु के। तो धातु इसमें कौन दिख रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड या धातु है, NO2 धातु है, P2O5 धातु है, Na देखिए धातु है, ठीक है ना, इसको क्षार धातु कहते हैं। ये क्षारीय ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम होगा। अब है कोई विलयन लाल को नीला करता है। तो देखिए टी की आ रखी है दोस्तों, अनील। क्या सुना? अनील छालनी, अनील छालनी। तो देखिए क्षार दोस्तों क्या करता है, ये लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा, लाल को नीला करेगा। तो लाल का नीला करता है क्षार होता है। तो इसका पीएच मान 10 से क्या होगा, मतलब 7 से क्या होगा, ज़्यादा होता है पीएच मान। तो 7 से ज़्यादा कौन होगा? ये 10। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा दही की शुद्धता किस मापते हैं? लैक्टोमीटर से, ठीक है। और दही में जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। अब टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो है, यहाँ पर ये सवाल आपके पास, टूथपेस्ट तो आपने सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो दोस्तों टूथपेस्ट नमक है मतलब वो कैसा होगा? कड़वा यानी कि क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या दोस्तों? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। दोस्तों एक और बात, संगमरमर को सीमेंट भी कहते हैं, लिख लीजिएगा दोस्तों, सीमेंट कहते हैं संगमरमर को, चुना पत्थर भी कहते हैं। पेपर में भी नाम पूछता है, चुना पत्थर किसे बोलते हैं? तो CaCO3 को। संगमरमर का भी यही होता है CaCO3, ठीक है। और सीमेंट का भी यही होता है CaCO3। खड़िया का भी यही होता है CaCO3। दोस्तों इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण ताप पर फास्फोरस के अणु में कितने सूत्र होते हैं? तो साधारण तापमान पर जो है फास्फोरस के अणु में वो कितने सूत्र होते हैं? तो याद रखना P4 होते हैं। एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है, यानी कि जो अनुपात होता है, वो कितना होता है? तो दोस्तों होता है 3:1 होता है। HCl का कितना अनुपात होता है? 3:1 होती है, ठीक है। अनुपात दोस्तों बदल जाएगा, पलट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये HCl 1 हो गया और यहाँ पे कितना है 3, तब पलटोगे आप तो कितना आएगा? 3:1। सो अब है क्या, चाकू से किसे काटे हैं? तो दोस्तों लिथियम को। और लिथियम जब नहीं रहेगा तो यार ना, लिथियम के साथ सोडियम को और पोटेशियम को। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 79 होता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम आप याद रखना अक्रिय तत्व है। कहते हैं कैसा तत्व है? अक्रिय। और अक्रिय तत्वों को कितने ग्रुप में रखते हैं? आप ये भी याद रखना, अक्रिय तत्वों को ग्रुप नंबर 0 या 18 में रखते हैं। और अक्रिय तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना अब 6 है। कितने हैं? 6। अब आगे बात करते हैं, पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क जो है ना वो सीने बार होता है। और पारे की बात करें सिंबल क्या होता है? तो HGS होता है। क्या होता है? HGS, ठीक है याद रखना। पारे का सिंबल और सीने बार का सिंबल क्या होता है? HGS होता है फार्मूला। इसको सिंदूर भी कहते हैं। आपसे पूछेगा सिंदूर का फार्मूला क्या होता है? HGS होता है। और एक और बात, पारा जो है ना ये साधारण टेम्परेचर पर क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितना? तो ऑक्सीजन में जो है ना दोस्तों, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होती है? O। इसकी परमाणु संख्या 8 हो गई। पहली गिलास में 2, दूसरी गिलास में 6। तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 बॉन्ड बनता है। कितना बॉन्ड बनता है? 2। इसमें नाइट्रोजन पूछेगा तो नाइट्रोजन आप निकालेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की कितना होती है? 7 होती है ना। तो पहली गिलास में 2 और दूसरी गिलास में 5। तो यहाँ 3 को और 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए। तो इसमें कितना नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2। देखिए ये दोस्तों है क्या? एल्केन का। तो एल्केन का ये तो उत्तर हो गया। और ये जो दिया है ना CnH2n, ये एल्कीन है, लिख लीजिएगा एल्कीन। और ये CnH2n-2 ये एल्काइन है। ये क्या है? एल्काइन। और CnH2n+1 यहाँ पर माइनस, अगर इसको मैं +1 कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्कील का। किसका होगा? एल्कील का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में सदस्य किसको बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों है ना, इसे एल्केन को कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइन दोनों को कहते हैं। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? देखिए तो कार्बन के एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकालते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है मेरे साथी? 12 होता है। और 12 यहाँ 6 है तो 12 6 72 हो गया। कितना हो गया? 72। और हाइड्रोजन का दोस्तों 6, तो 72 6 कितना हो गया? 78 हो गया। कैसे निकाला? कार्बन का 12 और यहाँ 6 दिया है तो 12 6 72।
और हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 6 दिया है तो फिर 6 कम 6 तो 72 6 78। एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? एथेनोइक अम्ल। ए उत्तर नंबर ए होगा। अब है ओवेच क्रियाशील मूलक किसे कहते हैं? तो एल्कोहल को ओवेच कहते हैं। और एक और बात दोस्तों, कीटोन का पूछ देगा तो याद रखना CO होता है, CO ढूंढना। एल्डिहाइड का पूछेगा तो ढूंढना आप CHO। क्या ढूंढोगे आप? CHO। ठीक है। अब है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों? 2n स्क्वायर होता है। और इस फार्मूला को बोरा बोरी ने दिया है, बोरा बोरी ऐसा नाम है। अब है क्या, अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक नियम नीलैंड्स ने दिया है। ठीक है। अष्टक नियम कहता है कि यदि किसी तत्व की आप गिनती कहीं से प्रारंभ करते हैं तो 8वां तत्व का गुण जो होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होता है। जैसे आप लिथियम से काउंटिंग करते हैं तो आप फिर 8वां तत्व जो आपका सोडियम आएगा, तो लिथियम भी एक धातु है, सोडियम भी धातु है। और डोब्राइनर जी ने कौन नियम दिया था? यार ना, त्रिक नियम। और मेंडलीफ जी वाली बात है, इन्होंने ये आधुनिक क्या ये आवर्त सारणी के पिता हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकरण किस पे आधार पर है? परमाणु संख्या पर। किस आधार पर? परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी पिता कौन है पूछेगा तो यार है ना आप, मोस्ले जी हैं। कौन है? मोस्ले जी। जो बात आपको दोस्तों बोल रहा हूँ कृपया आप उसे नोट कर लें। आधुनिक आवर्त सारणी पिताजी कौन है? पिता पूछेगा। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? मोस्ले। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक जो है आप यार है ना, हरित लवक होता है, या हरित लवक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और प्रकाशन इकाई पूछेगा तब वहाँ पर हो जाता है दोस्तों क्लोरोफिल या हरित पर्णहरित। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। अब बात करते हैं स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो स्टार्च का जो है ना माल्टोज में रूपांतरण जो है वो सवाल आपका है कि किसके द्वारा होता है। तो आप यार ना डाई स्टेज के द्वारा। किसके होता है? डाई स्टेज के द्वारा होता है। स्टार्च का रूपांतरण किस में होता है? माल्टोज में। किसके द्वारा? डाई स्टेज के द्वारा। ठीक है। अब है गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक परजीवी है साहब। और गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता क्या है? तो सी आप ये रहना एक, ये क्या है? मृतजीवी। सॉरी, क्या होता है? मृतजीवी होता है। और मृतजीवी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे मृतजीवी कहते हैं, जो ठोस या तरल रूप में करेगा। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना दोस्तों, कार्डिए कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कार्डिएक। ठीक है। और पीछे वाला भाग को पाइलोरिक और बीच के भाग को फुंडी कहते हैं। पाइसीकरण का मतलब क्या होता है? तो आपसे सवाल पूछा गया पाइसीकरण का मतलब जो है वो क्या होता है? तो पाइसीकरण का मतलब होता है जटिल प्रोटीन का विखंडन। क्या होता है? जटिल प्रोटीन का विखंडन। अब है क्या, दंत क्षय क्या कहलाता है? तो दंत क्षय क्या कहलाता है दोस्तों? है क्या, देखो डेंटिन और इनामेल, तो दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं और यही सबसे मजबूत पार्ट होता है। तो डेंटिन और इनामेल का जो मृदीकरण होता है, मतलब जो खराब होने लगता है, तो उसको हम दांत का क्षरण कहते हैं। यानी कि 77 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 57 का बी। अब है प्राकुरन। प्राकुरन कार्य क्या करता है? मतलब बिजली का जो वर्क होता है वो क्या होता है? तो बिजली का वर्क जो है दोस्तों वो पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। तो अवशोषण होता है। कहता है पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। कोशिका अवायवीय श्वसन किस में होता है? तो अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है ना, अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है आप याद रखना दोस्तों, वो कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में। अब है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो इस क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है? मूल रोम के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है? तो मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण जो है ना, इसमें एक टिश्यू काम करता है, जाइलम। अब यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सी प्रोसेस इसमें काम करती है जो नीचे से ऊपर की जाएगी? तो वहाँ पे याद रखना कि मतलब नीचे से जब ऊपर जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा मटेरियल, तो स्थानांतरण हो गया। और दूसरा नीचे से ऊपर जाता है ना तो पावर लगाना पड़ता है। ठीक है, पावर लगाना पड़ता है तो प से प्रासरण। ठीक है, पावर लगाया तो प्रासरण, और फिर एक जगह से दूसरे जगह चल गया तो स्थानांतरण। एक ए और सी होगा। सॉरी, क्या होता है? विसरण और प्रासरण दोनों। इनके उत्तर नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, क्या होगा? ए और बी।
तो बीसरा नोड क्या होगा, प्रासरण। उत्तर नंबर डी याद रखना। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो H2O CO2 ऊर्जा, ठीक है, ये डी नंबर हो जाएगा इसका भी, 62 का डी। अब आगे बात करते हैं, रक्त के लाल होने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। क्या है दोस्तों, हीमोग्लोबिन है रक्त लाल होने का कारण। खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में होता है। किस में होता है, तिलचट्टा में। जिसके बाहर से ब्लड दिखाई देता हो उसको खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ये कोशिकाएं जो रक्त का स्राव करती हैं वो कहाँ क्या होती है, किसको रोकती हैं, रक्त, तो प्लेटलेट जो है ना वो रक्त स्राव को रोकता है। सीरा आलिंद को छिद्र को क्या कहते हैं, सीरा आलिंद के छिद्र को क्या कहते हैं, तो आप यार है ना पेस मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथ ही, पेस मेकर। किस जीव की रुधिर जो है चक्र सिर्फ एक बार हृदय में जाता है, सिर्फ एक ही बार हृदय में जाता है, किस जीव का है, तो आप यार है ना दोस्तों वो जो जीव है मछली है जिसके हृदय में एक बार रक्त जाता है। मनुष्य किस प्रकार का जंतु होता है, मनुष्य जो है किस प्रकार की जो है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, 68 नंबर जो है किस प्रकार का जंतु है, तो यूकैरियोटिक में आते हैं। मनुष्य किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में। मनुष्य का वृक्क जो है यूरिन बनने, यानी मूत्र मतलब यूरिन होता है दोस्तों, यूरिन बनाने में किस प्रक्रियाओं का सही क्रम है, तो बोला है कि फिल्ट्रेशन, पूरा शोषण, ट्यूबर श्वसन। अब इसमें 1 2 3 करके दे दिया आपका। अब उत्तर दिया है कि 1 पहले होगा, फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होगी, फिर तीसरी होगी, फिर इसमें दिया पहले दूसरी होगा, फिर पहले, फिर तीसरी होगी। तो आखिर ऐसे प्रश्नों का जवाब आप कैसे देते हैं, तो 69 का उत्तर जो है ना, पहले आप याद रखना कि पहले जो है दोस्तों फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसका पुनरावशोषण होता है, फिर उसका ट्यूबरलेशन होता है। आंसर नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी क्या रखना है, पहले फिल्टरेशन, फिर पूरा वो रोशन, और उसके बाद ट्यूबरल श्रवण होती है। अब है विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रण के लिए हमारे शरीर में कौन सा उत्तरदायी होता है, तो विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जो है हमारे शरीर में जो है ना कौन सा उत्तरदायी होता है, तो आप याद रखना तंत्रिका तंत्र और रसायन दोनों होते हैं, ठीक है। फलों को पकाने वाला कौन सा होता है, एथिलीन हार्मोन होता है। शरीर में तापक्रम को नियंत्रित कौन करता है, तापक्रम जो है तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। वह पथ जिससे न्यूरॉन का आवेग का वहन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेग का वहन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों प्रतिवर्ती क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। हाइड्रा में प्रजनन जो है मुकुलन विधि से होता है, किसे होता है, मुकुलन विधि से। गीले में डबल रोटी जो है क्या उत्पन्न करता है, तो गीले डबल रोटी के टुकड़े में क्या उत्पन्न हो जाता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों उसमें कवक उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, कवक, फंगस, ठीक है। अब है उत्तक संवर्धन किस प्रकार के उत्तक लेते हैं, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार के उत्तक को लिया जाता है, तो आप याद रखें दोस्तों उसमें मेरीमेटिक, क्या है दोस्तों, मेरी एस्मेटिक मतलब समान उत्तक जो है लिए जाते हैं। अब है जीवों के अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न जो होती है उसका कारण क्या हो सकता है, तो 77 आप दोस्तों याद रखिएगा, उसका कारण डीएनए का भी कारण हो सकती है, उत्परिवर्तन भी होगा, उत्परिवर्तन में अचानक जो बदलाव आ जाते हैं, फिर अनुवांशिक पूर्ण योग भी होता है, लेकिन इनमें सभी आप उत्तर कैसे रखेंगे, डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन और अनुवांशिक पूर्ण योग। मेंडल के प्रथम नियम क्या हैं, तो मेंडल के जो प्रथम नियम हैं, तो मेंडल जी आप याद रखना ये आनुवंशिकता के पिता हैं, और इनका जो प्रथम नियम था वो था पृथ्वीकरण का नियम। क्या था, पृथ्वीकरण का नियम। वह पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के आर, ठीक है, कैपिटल आर का उपयोग किया जाता है। इस आर का मतलब क्या होता है, तो इस आर का मतलब दोस्तों है क्या होता है, तो यहाँ पर आर जो है ना, यहाँ पे आर का मार्क जो ब्रैकेट में घेरा गया है 79 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर है क्या, देखिए क्या होता है कि रिड्यूस और रिसाइकल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है रिसाइकल, ठीक है, और रीयूज, तो ट्रिपल आर होता है, पे रखेंगे। इस आर का मतलब है ट्रिपल आर, और ट्रिपल आर का मतलब क्या है, एक बार है रिड्यूस मतलब कम कीजिए प्रदूषण को, दूसरा रिसाइकल मतलब आप जो पदार्थ लिए हैं उसे आप दोबारा से पुनः उसका चक्रण कर सकते हैं, और या तो उसको पुनः से उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए इनमें से क्या होगा, सभी, यानी कि कम, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज करेंगे। रीयूज मतलब दोबारा से उपयोग। चिपको आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन जो है आप याद रखना कि वो जो है गढ़वाली के रेनी गांव से हुआ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है चिट्टी, दूसरा ऑप्शन है नेटल का पौधा, और तीसरा ऑप्शन है आपका
बिच्छू, और चौथा ऑप्शन है सभी। क्या होगा? सभी। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप अंतिम तक वीडियो देखे हैं। और अगर आप ऐसा करते थे, यकीन मानिए कि आपका साइंस में जो है क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तो नहीं छूटेंगे। मैंने आपको गारंटी पहले भी कहा था, ठीक है। और फिर से हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर कल। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।